आप सभी लोगों का उपयोगी ऑल एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो देखा, उसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रीशियन थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में मॉड्यूल 6 मॉड्यूल हैं। 6 मॉड्यूल को हम लोग कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में करीबन 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो चिन्हित भाग एक्स का नाम आपको बताना है। तो पहले का हमारा सी है, कम्यूटेटर रेजर्स नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो डीसी जनरेटर का नाम हमारा क्या है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड नाम है। दूसरे का ये आंसर सही है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो तीसरे का हमारा डी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीसरे का हमारा डी आंसर सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो चौथे का हमारा सी सही है। 5 Zn अपॉन 60 गुणे पी अपॉन ए बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो पांचवे का हमारा सी सही है। ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो दिख रही नीचे एफ एस बना हुआ है सात। छठवें का आंसर डी हो जाएगा, पोल शू होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7वें। जनरेटर डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो डीसी जनरेटर का नाम हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या, ये जो सिंबल बना हुआ है उसको समझना है, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे डी आंसर सही है, अलग से उत्तेजित जनरेटर, जिसे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आठवां इसका यांत्रिक है, मैकेनिकल है। आठवें का डी आंसर सही है। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या होता है? तो डीसी जनरेटर फील्ड का नाम हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। पहले कोई भी क्वेश्चन ये देख चुके हैं आप लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत हमारा क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है? तो 11 नंबर का सी का 11 नंबर सी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी का नंबर देखिएगा, सी का क्या आंसर हो जाएगा? वी वी एल वी साइन थीटा वोल्ट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ते हैं हम लोग योग। ये जो बना हुआ है बाहर का फ्रेम फ्रेम जैसा, इसको हम लोग योग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने चलते हैं हम लोग। 14 पढ़ के दिखाता हूँ। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग में कितने समांतर होते हैं? तो 14 का सी आंसर हो जाएगा, 8 होते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो डीसी जनरेटर के भाग का नाम हमारे क्या होता है? आर्मेचर कोल लेमिनेशंस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं हम लोग। उसमें लिखा हुआ है, हम डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो 16 नंबर का ए आंसर है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ते हैं, मतलब इन सीरीज विथ आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं हम लोग। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, वोल्टेज का निर्माण करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, ब्रश एंड कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध नापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। 19 का सी, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो इसमें भी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, तो आपको हम बताए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं हम लोग। पूछ रहा है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का डी, लघु शंट यौगिक होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। 21 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? तो क्वेश्चन 21 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत क्यों होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी हमारा, तो आर्मेचर वोल्टेज
ड्रॉप को कम करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। 23 में डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा बी आंसर हो जाएगा अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, मतलब अवशिष्ट जो चुंबक है उसमें बचा हुआ है उसको रक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो 24 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डीसी जनरेटर के वोल्टेज को निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? तो 25 का सी आंसर हो जाएगा वो फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है। फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? तो 26 का ए आंसर शंट जनरेटर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? 27 नंबर को पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें लिखा हुआ है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य होता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा हुआ धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। 29 में लिखा हुआ है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 30 का हमारा बी हो जाए कार्बन और ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है? 30 का हमारा डी हो जाएगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। 31 नंबर क्वेश्चन आता है जनरेटर में योग और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट को कैसे पूरा होता है? तो 31 का हमारा बी आंसर हो जाएगा आर्मेचर को। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए क्या लिखा हुआ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो 33 का हमारा डी आंसर हो जाएगा संचयी यौगिक, मतलब कम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं हम लोग। 34 में लिखा हुआ है डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 34 का हमारा डी आंसर हो जाएगा रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं हम लोग। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 35 का अलग से उत्तेजित जनरेटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं हम लोग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? 36 का हमारा सी हो जाएगा विभेदक यौगिक जनरेटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा कम धारा उच्च वोल्टेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं हम लोग। उसमें लिखा जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है? तो 38 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है कि डी में कि धारा दिशा का आसानी से पलटना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में ठोस पुल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? 39 का डी आंसर हो जाएगा चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं हम लोग। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रोल्ड स्टील का। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं हम लोग। उसमें लिखा हुआ है डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का क्या कार्य होता है? तो 41 का बी आंसर हो जाएगी एक दिशा में आउटपुट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है। पूछता है डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाते हैं हम लोग। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? तो 43 में हमारा ये आंसर है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए हो जाता के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों को पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 45 का सी आंसर ढलवा इस्पात। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाते हैं हम लोग। उसको पढ़ते हैं। तो क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पलटी करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा डी आंसर हो जाएगा भौर धारा हानि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो 47 का हमारा ये आंसर हो जाएगा शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाते हैं। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 48 का सी आंसर है
बी चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाइएगा, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। तो हमारा 49 का आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाइए, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। तो 50 का हमारा भी आंसर है, आउटपुट वोल्टेज को कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाइएगा, उसमें लिखा हुआ सिंप्लेक्स वेव बाइंड आर्मेचर के साथ एक पोल पोल डीसी जनरेटर में 120 कंडक्टर तथा 1500 आरपीएम की गति से संचालित होता है। तो फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो जो पीछे आप सवाल पढ़े हो, फार्मूला पढ़े हो, उसी फार्मूले से इसको निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। सी आंसर इसका हो जाएगा 357 वोल्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं 52 नंबर, कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। तो 52 का ये हमारा ए हो जाएगा, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाते हैं हम लोग, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो 53 का हमारा डी हो जाएगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाते हैं, पोल डायनमो को प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लेप बाइंड तथा कंडक्टर की कुल संख्या 600 है। तो फ्लक्स पर पोल 0.064 वेव है तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो 640 वोल्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं हम लोग, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, प्रेरित ईएमएफ घटता है। क्वेश्चन नंबर हम 56 पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या होता है। तो इसका भी आंसर हम लोग ने 56 का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कि इसका 56 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। तो एम एन ए और जी एन ए स्थिति बदल गई है। इस प्रकार देखते हैं मॉड्यूल हम अपना पूरा एक कर चुके हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों को इसका पेज का प्रिंट ना करवाना पड़े और आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो जाए। ठीक है, इसलिए आप लोगों की मदद करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और धन्यवाद आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए।